नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़े अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़े हुए तमाम टॉपिक्स, तमाम खबरें हम लोग लेकर आते हैं और उसको विशेषज्ञों के जरिए बेहतर तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से जुड़े अपने फैसले जो हैं उसको आराम से ले पाएं। अब बीते हफ्ते प्रॉपर्टी से जुड़े बाजार में क्या कुछ घटा है, क्या विवाद हुआ है, कहाँ सहूलियत दी गई है, इससे जुड़ी तमाम खबरों का आज हम लोग करेंगे विश्लेषण। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रॉपर्टी मार्ट के फाउंडर सुरेंद्र खारिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन द शो अगेन। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। चलिए सर से अपनी चर्चा हम लोग शुरू करें, उससे पहले जरा देख लेते हैं कि ऑन द शो में क्या क्या खबरें हैं, कौन कौन सी खबरें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो सरकार की ओर से अधिकृत जमीन नहीं होगी वापस, क्या है मामला, कहां का मामला है, इसे हम लोग आज समझेंगे। इसके बाद कॉमन एरिया का बीमा होगा अनिवार्य। इंश्योरेंस जो है वो कॉमन एरिया यानी कि फ्लैट्स और जो घर बनते हैं उसमें जो कॉमन एरिया होता है उसका बीमा अनिवार्य कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते खोलने की कोशिश करेंगे। फिर भारी मांग के बावजूद नहीं बिक रहे हैं डीडीए फ्लैट्स, क्यों है वजह, क्या है वजह। इतनी सारी स्कीम्स आई हैं और इतने सारे लुभावने ऑफर्स दिए गए लेकिन फिर भी डीडीए फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे। उसके बाद देश भर में लग्जरी घरों की बड़ी हिस्सेदारी है। एक रिपोर्ट आई है, उसमें कई सारी बातें बताई गई हैं। उस रिपोर्ट को खोलेंगे और देखेंगे क्या क्या अंदर इसमें बताया गया है। फिर बात होगी बड़ी गोस्ट मॉल्स की संख्या। कई सारे गोस्ट मॉल्स अब बन गए हैं, पूरे देश भर में खाली पड़े हुए हैं, उनको गोस्ट मॉल में तब्दील कर दिया गया है। क्या वजह है उसको भी समझेंगे। उसके अलावा कई और सारी खबरें होंगी, उनका भी हम लोग लेंगे आज जायजा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अगर किसी जमीन को नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 के तहत अधिग्रहित कर लिया गया है, यानी कि सरकार ने उसे अपने नाम दर्ज कर लिया है, तो उस जमीन को कई सालों बाद भी उसके असली मालिक को वापस नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि अधिग्रहण के बाद जमीन स्थायी रूप से राज्य सरकार की हो जाती है और चाहे जमीन इस्तेमाल हो या ना हो, कानून में उसे लौटाने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने मुआवजे के भुगतान में लापरवाही पर नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर किसी भी भूस्वामी को अब तक निर्धारित मुआवजा नहीं दिया गया है तो संबंधित अधिकारी 1 महीने के अंदर भुगतान सुनिश्चित करे। बिना मुआवजा दिए भूमि का कब्जा जो रखना है वो कानूनी मूल से सिद्धांतों के खिलाफ है। यहाँ पर सर सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे, अगर जमीन अधिग्रहण के बाद वापस नहीं हो सकती है तो क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर प्रभावित परिवार को समय पर और उचित मुआवजा मिले? अब जी बिल्कुल। बेसिकली आप समझिए, अधिग्रहण से मतलब क्या हुआ कि सरकार उस जगह को खरीद रही है, लेकिन खरीद रही है अपनी टर्म कंडीशंस पे। तो सरकार की जो गाइडलाइंस है, रूल रेगुलेशन पे है, उसके लिहाज से वो पेमेंट करती है और लैंड को अपने पास ले लेती है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो किसी लैंड पे बोलती है कि सरकार की लैंड हो गई है, उसकी खसरा खतरने में सरकार का नाम चढ़ाती है, तो वो जो भी जिसकी भी लैंड है उसको उचित मुआवजा वो दे। जो भी उस टाइम पे जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो रेट चल रहे हैं, सर्कुलेट चल रहे हैं, या जो भी उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इतना पेमेंट करेंगे इस मुआवजे का, उतना उनको देने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है और उसको तुरंत तरीके से जल्दी से जल्दी उनको रिलीज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर जो जमीन अधिग्रहित होकर सालों तक इस्तेमाल में नहीं आती है, उसके लिए क्या कोई ट्रांसपेरेंट फैसिलिटी है, बनाई गई है ताकि जनता को पता चले कि जमीन का आगे क्या इस्तेमाल होगा? ऐसा कुछ फैसिलिटी है सर? ऐसा तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन यूजुअली जिस चीज के लिए लैंड एक्वायर होती है वो उसमें ही यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा और भी है कि अगर एक बार किसी किसान का या जिसकी भी लैंड ली गई है उसको उसका उचित मुआवजा मिल गया है और सरकार ने अपने नाम पर खसरा खतौनी कर ली है, तो वो सरकार की लैंड है, वो जब जैसे यूटिलाइज करना चाहे उसको कर सकती है। इसमें तो मगर से किसी को इशू होना नहीं चाहिए। बात तो मुआवजे की है कि मुआवजा मिला या नहीं मिला। सर अगर अधिग्रहित ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो बदल दिया जाए, इनकेस अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे सड़क के बजाय किसी और परियोजना में, किसी और प्रोजेक्ट में उसको लगा दिया जाए, तो क्या जो इम्पैक्टेड लोग हैं उनको क्या एडिशनल ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा या कोई और ऑप्शन मिलेगा उनको? अब से जी एक बार लैंड ले ली, मतलब आप ऐसे लेके चलिए कि अगर जब लैंड एक्वायर कर रही है, सरकार ले रही है, उस टाइम पे अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंड यूज के लिए मुआवजे के रेट डिफरेंट हैं, तब तो जो किसान है वो मुआवजा का क्लेम कर सकता है कि भाई जब हमारी लैंड एक्वायर की गई थी वो रोड के लिए की गई थी, उसका मुआवजा एक्स था, लेकिन अब वो यूटिलाइज कॉमर्शियल के लिए कर रहा है जिसका मुआवजा वाई होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे गाइडलाइंस के हिसाब से वो वाई मुआवजे के अंतर्गत आता था।
तब तो ठीक है कि किसान उसको डिफरेंट मुआवजे पे ले सकता है। अदरवाइज एक बार उसकी कॉस्ट उसको मिल गई है और उस फंड्स को उसने यूटिलाइज कहीं और कर लिया है, कुछ कर लिया है, तो फिर तो सरकार की लैंड उसको जैसे यूटिलाइज करना चाहे करे। ठीक है सर, अगर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रभावित किसानों और स्थानीय निवासियों की कोई राय या आपत्ति को प्रभावी तरीके से सुनने के लिए क्या कोई मजबूत व्यवस्था है सर इसके लिए? सर होता क्या है कि इसमें जो सुनवाई की बात होती है, सबको मौका मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ जो नेतागिरी के चक्कर में नेता लोग होते हैं जो कि किसानों के पीछे उभर के आते हैं, आगे आते हैं, वो इसमें जाते हैं और वो फिर अपना पक्ष रखते हैं और कुछ भी अपना छोटा मोटा फायदा लेके और वो सब चीजों सेटल कर लेते हैं। वहां जाके अटक जाती है कि सारी जनता को फायदा नहीं मिल पाता है जिनको फायदा मिलना चाहिए। कुछ लोग उसका बेनिफिट ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे ही रह जाते हैं। आप जो कहावत आपने कभी सुनी हो कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, आप ऐसे लेके चलें कि जो दूसरों के भरोसे बैठे हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर देंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला। जो अपने लिए लड़ते हैं उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक तरह से जो राय निकल कर आती है यानी कि जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन उनको आगे आना चाहिए, उसके बाद उनकी जो राय बनेगी उसके ऊपर एक तरह से निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन जो नहीं बोलेंगे यहाँ पर तो उनको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ सकता है। चलिए यूपी से चलते हैं अब कर्नाटक रेरा ने तय किया है कि बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के कॉमन हिस्सों जैसे कि क्लब हाउस हो गया, पार्क हो गया, कॉमन एरिया वगैरह हो गया, उसका इंश्योरेंस करवाना अब मैंडेटरी होगा। ये फैसला उस मामले के बाद आया है जिसमें 30 जनवरी 2024 को एक अपार्टमेंट के क्लब हाउस में आग लग गई थी। हालांकि आग की वजह टेक्निकल फेलियर नहीं माना गया, लेकिन बिल्डर ने कभी बीमा दस्तावेज या भुगतान की रसीद नहीं दिखाई थी। ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है कि चाहे मालिकों की एसोसिएशन को मेंटेनेंस सौंप दी गई हो, तब भी बीमा की जिम्मेदारी बिल्डर की ही रहेगी। अगर बिल्डर बीमा नहीं करवाता है तो किसी दुर्घटना या आपदा की सिचुएशन में होने वाले नुकसान की जो पूरी भरपाई है वो बिल्डर को ही यहाँ पर उठानी पड़ेगी। कुल मिलाकर अब से निर्माण करने वाले या पहले बनाए गए रिहायशी प्रोजेक्ट्स के लिए ये ज़रूरी होगा कि बिल्डर समय पर बीमा करवाए और बीमा दस्तावेज खरीदारों एसोसिएशन को सौंपे, वरना मरम्मत लागत की जिम्मेदारी उन्हीं की यहाँ पर होगी। सर, ये अपने आप में काफ़ी एक तरह से बढ़िया फैसला यहाँ पर दिख रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं सर? अभिषेक जी, ऐसे ही लेके चलिए कि एक बार अगर बिल्डर ने सारा प्रोजेक्ट बेच दिया, सारे के सारे फ्लैट सोल्ड ऑफ हो गए हैं और आरडब्ल्यूए को जो बनी है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, उसको उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट दे दिए और उसमें बिल्डर के लिए कुछ करने को नहीं बचा, तो आप मान के चलिए कि बिल्डर उसके बाद उस प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं देता है। लेकिन इनिशियल फेज में जब वो हैंडओवर कर रहा होता है तो इनिशियली उसको उसका इंश्योरेंस करा के देना चाहिए, ताकि एक सिक्योरिटी रहे कि जो उसने क्वालिटी दी है कॉमन एरिया की वो एज पर लॉ है, एज पर गाइडलाइंस है और यूजेबल ढंग से यूजेबल है, इसमें कोई दुर्घटना होने के चांसेस कम रहेंगे। तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको इंश्योरेंस करा के दे। उसके बाद तो मेरे ख्याल से तो आरडब्ल्यू की एक जो रहता है, जो एक्सपेंसेस के लिए लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं, उससे आरडब्ल्यू को उसको मेंटेन करना चाहिए और उसको आगे भी उसको इंश्योरेंस लेते रहना चाहिए। क्योंकि बिल्डर का एक बार अगर उससे इंटरेस्ट खत्म हो गया, बिल्डर के पास कुछ उसके पास है ही नहीं जहां पे उसको फाइनेंशियली कुछ मिल रहा है, तो वो लॉन्ग टाइम पर कब तक वो उस पर एक्सपेंस करेगा, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, आरडब्ल्यू इसको कंटिन्यू जरूर कर सकती है। सर, अगर बिल्डर कॉमन एरिया का बीमा नहीं करवाता, जैसे कि आप सिचुएशन बता भी रहे हैं कि अगर बहुत लॉन्ग टर्म की अगर बात यहाँ पर आ गई, कुछ बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्यों बेयर करेगा। लेकिन अगर बीमा नहीं करवाता है तो किसी दुर्घटना की सिचुएशन में घर खरीदारों या आरडब्ल्यूए के पास क्या कानूनी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होंगे? क्योंकि अब केरल ने साफ किया है कि बीमा को अनिवार्य किया है, तो जिम्मेदारी किस तरह यहाँ पर तय होगी? अगर जैसे कर्नाटक रेरा ने इसको बोला हुआ है तो आप मान के चलिए कि सारे रेरा इसको अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल केस में बिल्डर को इसका रजिस्ट्रेशन या अपने इंश्योरेंस कराना जरूरी है। अगर नहीं कराता तो हम रेरा के पास जा सकते हैं, किसी ने नहीं कराया, रेरा उस पर पेनल्टी लगा सकता है, कंपनसेशन की बात कर सकता है, या बिल्डर को ऑर्डर कर सकता है कि इसका इंश्योरेंस करा के ही आगे आरडब्ल्यू को दे। ठीक है सर, ये नया निर्देश जो है, जैसे कि इसमें बोला भी गया है कि पुराने प्रोजेक्ट्स अभी लागू होगा, लेकिन ये कैसे सर लागू होगा? क्या पहले से बनी सोसाइटीज़ के बिल्डर को भी बीमा करवाना पड़ेगा या सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए ही ये नियम यहाँ पर एक तरह से मैंडेटरी किए गए हैं? कुछ कुछ सोसाइटीज में जो कॉमन एरिया है वो स्टिल अभी बिल्डर ही मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर कुछ ऐसी सोसाइटी है जहां बिल्डर अभी भी मेंटेनेंस का जिम्मा बिल्डर ने ले रखा है, तो वो बिल्डर की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस एरिया का वो इंश्योरेंस कराएं। अदरवाइज अगर उसने सारा हैंडओवर कर दिया है, 100% हैंडओवर हो गया है, तो फिर वो आरडब्ल्यू की जिम्मेदारी बनती है कि आरडब्ल्यू ही उसको इंश्योरेंस कराएं। ठीक है,
चलिए अब कर्नाटक के बाद यहाँ पर हम लोग रुक करते हैं दिल्ली का। राजधानी दिल्ली में आवास की भारी मांग के बावजूद यहाँ पर डीडीए के जो फ्लैट्स हैं वो बिक नहीं रहे हैं। डीडीए के अब तक करीब 34,000 फ्लैट्स अनसोल्ड हैं। इनमें से ज़्यादातर लगभग 31,487 फ्लैट्स नरेला इलाके में हैं। नरेला में कुल 62,801 फ्लैट बनाए गए थे, जिनमें से केवल 31,314 फ्लैट्स आवंटित हुए हैं। बाकी करीब आधे फ्लैट आज भी खाली पड़े हुए हैं। डीडीए ने कई बार डिस्काउंट और नई नई स्कीमें यहाँ पर लॉन्च की थी, शुरू की थी, लेकिन इनमें से किसी भी खरीदार की दिलचस्पी इसमें बढ़ी नहीं है। अब डीडीए 2025-26 के दौरान नए प्रोजेक्ट्स टावरिंग हाइट्स कड़कड़ डूमा हाउसिंग स्कीम 2025 पहली और दूसरी कर्म योगी आवास योजना 2025 के तहत करीब 6100 से ज़्यादा फ्लैट्स लॉन्च करेगा, ताकि अनसोल्ड स्टॉक कम हो सकें। एक तरह से यहाँ पर ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जैसे कि अनसोल्ड स्टॉक जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से लोग खरीदें यहाँ पर जल्दी जल्दी। सर, क्या वजह आपको लग रही है कि फ्लैट्स बिक नहीं रहे हैं? क्या लोकेशन, कनेक्टिविटी, सुविधाओं की कमी, यहाँ पर फ्लैट की क्वालिटी वजह है कि बार बार स्कीमें भी लॉन्च की जा रही है, डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी लोग यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं हो रहे उससे? तो आप ऐसे लेके चलिए कि जमाना चेंज हो रहा है। लोगों को केवल अब फ्लैट नहीं चाहिए होते, बाकी फैसिलिटी भी चाहिए होती है। प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए होती है। बच्चों को स्कूल जाना है, पढ़ने जाना है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी फैसिलिटी को मद्देनजर रखते हुए अगर आपने फ्लैट पहले से नहीं बनाए हैं, प्लानिंग उस हिसाब से नहीं करी है, तो लोग केवल फ्लैट में रहने के हिसाब से नहीं आएंगे। तो एक मार्केट का ट्रेंड होता है कि सर्टेन जगह पे क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां पे लोगों का रुझान आ रहा है या नहीं आ रहा है, वहां पे रीसेल्स का कैसे मार्केट मूव कर रहा है, लोग जो नहीं ले पाए, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, क्या वो मांग कर रहे हैं। अगर वो सब नहीं है तो सरकार को देखना होगा कि उस एरिया में ऐसी क्या चीज की कमी रह गई है कि जिसकी वजह से लोगों का रुझान उधर नहीं आ रहा है। वो डिस्काउंट ना करके केवल उन चीजों पे सुधार कर दे जिनकी वजह से रुझान नहीं आ रहा है, जैसे कनेक्टिविटी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, मूलभूत सुविधाएं जिसको हम बोलते हैं। मतलब लोग वहां पे क्यों रहे, इसके पीछे अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे सरकार, तो उसको डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके फ्लैट्स बिक जाएंगे। तो वो सरकार थोड़ा सा वहां पे फोकस ना करके फ्लैट बेचने में फोकस कर रही है, जो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उचित नहीं है। उसको फैसिलिटीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फ्लैट तो बिक जाएंगे अगर फैसिलिटी आ गई तो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, एक तरह से लोकेशन हो गया, कनेक्टिविटी हो गया और फ्लैट की जो क्वालिटी है उस पर थोड़ा सा यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट भले ही ना हो, लेकिन इन फैसिलिटीज़ के ऊपर अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे तो फिर जो फ्लैट्स हैं वो जल्दी यहाँ पर बिक सकते हैं। लेकिन सर, दूसरी कोशिश जो की गई है, यानी कि डीडीए के पास पहले से सर 34,000 से ज़्यादा फ्लैट अनसोल्ड हैं। ऐसे में नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई, जैसे जिसका हम लोग ने यहाँ पर जिक्र भी किया। सर, इससे क्या वाकई में लग रहा है कि समस्या कम होगी या अनसोल्ड स्टॉक और बढ़ जाएगा यहाँ पर? नहीं, बाकी जैसे नरेला की हम बात करते हैं तो जो पर्टिकुलर केस है नरेला का है, जहां पे अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ रही है क्योंकि लोगों का रुझान उस एरिया में नहीं जा पा रहा है, कनेक्टिविटी या जो भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर ऐसी जगह पे वो अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं जहां पे इस तरह की मूलभूत सुविधाएं पहले से उपलब्ध है, तो आप मान के चलिए वो कि हाथों हाथ वो फ्लैट बिक जाने वाले हैं, क्योंकि लोगों को फ्लैट चाहिए, लोगों को रहना है ही है, लोगों के पास डिमांड है फ्लैट्स की, लेकिन वो अगर मूलभूत सुविधाओं के साथ में है तो बिक जाएंगे। जैसे आपने बोला कटपुर डूमा में आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल से वहां पे तो फास्ट सेलिंग होनी चाहिए, वहां पे इन्वेंट्री की रुकेगी नहीं। ठीक है, तो ये राय निकल कर आती है इस खबर पर। अब चलिए करते हैं एक रिपोर्ट का रुख। यहाँ पर मैजिक ब्रिक्स की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार अब भारत में कुल मकानों की आपूर्ति में 25% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो लग्जरी घर का हो गया है, जो 4 साल पहले सिर्फ 16% था। वहीं डिमांड जो है वो 14% से बढ़कर 18% हो गई है, यानी कि लोगों की लग्जरी घर खरीदने की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो लगातार बढ़ रहा है। लग्जरी डिमांड सबसे ज़्यादा 2 से 3 करोड़ रुपए और 3 से 5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में बनी है। सबसे खास बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहा है, अब नए नए शहरों में भी लग्जरी आवास बनकर अवेलेबल हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि महंगे घर सिर्फ अमीरों या बड़े शहरों तक नहीं, बल्कि अब उन शहरों में भी पहुंच रहे हैं जहां पहले यह आम नहीं था। यानी रियल एस्टेट का जो ढांचा है वो अब पूरी तरह से यहां पर बदलता हुआ दिख रहा है। सर, जब लग्जरी घरों की सप्लाई बढ़ रही है तो क्या मिडिल क्लास और आम लोगों के लिए सस्ते या किफ़ायती घरों की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जा रही है, होती जा रही है? इसको अपन दूसरे तरीके से लेते हैं। जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में इंडिया बहुत तेजी से आगे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पैसे हैं वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं। जब लोगों के पास पैसे पहुंचते हैं तो वो अपना लिविंग स्टाइल को उस लिहाज से ले जाना चाहते हैं जो कि उनके दोस्त यार या उनके जो बाकी रिलेटिव्स हैं
अगर कोई फॉरेन में रहता है तो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। वो सेम फैसिलिटी के साथ में यहाँ पे अपने रहने घर चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं कि वो यहाँ पे वो रहें। इसलिए अगर लोगों के पास में लिक्विड मनी हो रहा है और उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो लग्जरी होम की डिमांड आना लाजमी है। वो आनी ही थी। एक गैप था। गैप इसलिए था क्योंकि लोगों के पास कैपेसिटी नहीं थी परचेज करने की। अब लोगों की कैपेसिटी परचेज करने की हो रही है, तो वो गैप जो परचेज करने की कैपेसिटी का बनता चला जा रहा है, खरीदने का बनता चला जा रहा है, वो इंप्रूव हो रहा है। तो वो लग्जरी होम की डिमांड तो बढ़नी ही थी, इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं, पहले से ही डाउट नहीं था। अगर और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है तो आप मान के चलिए कि इनकी डिमांड और बढ़ेगी और लग्जरी होम्स की कैटेगरी भी और चेंज होगी। तो और डिफरेंट टाइप के और हाउसेस बन के आएंगे जो कि बहुत अल्ट्रा लग्जरी टाइप से आएंगे। सर लेकिन टीयर 1 और टीयर 2 शहरों के अलावा जैसे कि खबर भी यही बोली है कि नए नए शहर अब एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। तो सर जब नए नए शहरों में लग्जरी प्रोजेक्ट बढ़ेंगे तो वहाँ ज़मीन और मकानों की समान जो कीमतें होंगी वो भी बढ़ेंगी अल्टीमेटली। क्या सरकार और स्थानीय प्रशासन जो है सर यहाँ पर आम लोगों की पहुँच में घर बनाए रखने के लिए सर कोई कदम ही उठाएगा? सरकार को इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप चाहे वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 सिटी, कोई भी सिटी लेवल की सिटी हो, वहां पे लग्जरी होम बायर्स तो है ही हैं, जो नॉर्मल बायर्स हैं वो भी हैं। लेकिन लग्जरी के रेट बढ़ने से जो नॉर्मल फ्लैट्स हैं उनकी भी प्राइसिंग बढ़ी जा रही है। तो जो नॉर्मल जनता है, जो जिनकी अभी इतनी ज्यादा सैलरी या इतनी ज्यादा इनकम्स नहीं है, उनको सचमुच दिक्कत आ रही है कि उनके रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी से बाहर चीज जा रही है। अब सरकार को देखना है कि वो कैसे इस गैप को कंप्लीट करती है। तो ये रहा निकल कर आती है। सरकार को वाकई में यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर टीयर 1 और टीयर 2 शहरों से रुक करके टीयर 3 या टीयर 4 शहरों में जैसे जाएंगे, छोटे शहरों में जाएंगे, तो वहाँ पर जब ये लग्जरी घर की अगर डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्राइसेस जो है वहाँ पर बढ़ेंगे। और जो एक सपना होता है कि मिडिल क्लास का, कि सस्ते घर खरीदने का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर धूमिल होता हुआ नजर आएगा, दूर होता हुआ नजर आएगा। चलिए खबर का रुख करते हैं, दूसरी खबर का यहाँ पर रुख करते हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 20% शॉपिंग मॉल यानी कि 365 मॉल प्रॉपर्टी में से करीब 74 अब गोस्ट मॉल्स बन चुके हैं। वैकेंट शॉप्स की बढ़ती दर, किराएदारी की कमी, पुरानी या बेकार हो चुकी इमारतें और नए और बेहतर मॉल्स के मुकाबले उनकी गिरती पॉपुलैरिटी इनके गोस्ट मॉल्स बनने की एक बड़ी वजह बनकर उभर कर यहाँ पर सामने आए हैं। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि इन्हें पूरी तरह बेकार नहीं माना गया है। 15 ऐसे मॉल्स जो लगभग 4.8 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया के हैं मार्क किए गए हैं। उन्हें ठीक ठाक काम में लाकर सालाना लगभग 357 करोड़ रुपए का रेंटल रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। अब इन मॉल्स को खाली छोड़ने की बजाय उन्हें ऑफिस स्पेस, वेयरहाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, मिक्स्ड यूज या दूसरे उपयोगों में बदलकर दोबारा इस्तेमाल में लाने की प्लानिंग चल रही है, ताकि उनकी वैल्यू जो है वो एक तरह से यहाँ पर वापस लाई जा सके। सर जब इतने सारे मॉल्स खाली हो रहे हैं तो क्या स्थानीय प्रशासन और डेवलपर्स ये सुनिश्चित करेंगे कि इन इमारतों को दोबारा इस्तेमाल में लाने से आसपास के ट्रैफिक, पार्किंग और बुनियादी सुविधाएं हैं उनको अनावश्यक दबाव यहाँ पर ना झेलना पड़े, कोई दिक्कत ना हो? अक्षय जी, मान के चलिए जब कोई मॉल बनता है ना, तो मॉल सबसे ज्यादा क्राउड फ्लोर होता है किसी भी जगह का। तो आप ऐसे लेके चलें कि जब मॉल बनता है तो उसके लिहाज से पहले ही पार्किंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, ट्रैफिक का अंदाजा भी पहले से लगाया जाता है कि रोड का नेटवर्क कैसे आसपास है। तो मॉल के बाद में अगर और कोई चीज वहां पे लेके आते हैं, जैसे गोडाउन लेके आते हैं या फिर हम वहां पे ऑफिस स्पेस लेके आते हैं, तो ऑफिस स्पेस या मॉल बाकी जो चीजें हैं उनका ट्रैफिक या उतना ज्यादा नहीं होगा जितना किसी मॉल का रहा होगा पहले। जब मॉल बहुत अच्छी अपनी पूरी जवानी पे होगा, जब चल रहा होगा मॉल, तो उस टाइम पे जो ट्रैफिक और बाकी चीजें होंगी उसका लेवल का ट्रैफिक तो अभी नहीं आएगा उसके पास, क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी चेंज हो गई है, वहां पे उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं आने वाला है। तो उसकी चिंता ना करें, वो तो ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अब बात आती है कि क्या वो उपयोग के लायक है नहीं है, वो जरूर उनको अपना एक ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जर्जर बिल्डिंग को दोबारा चालू करने की कोशिश करें और उसमें कुछ दुर्घटना हो जाए। ठीक है, चलिए इस बीच जो है वो राजस्थान सरकार ने हाउसिंग सोसाइटी पट्टा पर आधारित रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है, ताकि रियल एस्टेट में बढ़ती धोखाधड़ी और अवैध कॉलोनियों को रोका जा सके। अब सोसाइटीज़ के पट्टे से निकले प्लॉट तभी रजिस्टर्ड होंगे जब भूमि को 90A कन्वर्जन के तहत औपचारिक रूप से स्वीकृत कर लिया जाएगा, जिसमें राजस्व विभाग,
टाउन प्लानिंग और जेडीए की मंजूरी शामिल है। इससे पहले इनफॉर्मल दस्तावेजों की वजह से खरीदारों को नुकसान उठाना पड़ता था। सरकार का कहना है कि ये कदम अवैध कॉलोनियों और गलत दस्तावेजों पर प्लॉट बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए हैं, लेकिन वकीलों ने विरोध करते हुए कहा है कि इससे गरीब घर खरीदार जो है वो प्रभावित होंगे और रजिस्ट्रेशन का काम भी यहाँ पर एक तरह से रुक गया है। सर, इस रोक का आम घर खरीदारों पर कैसे और क्या असर पड़ेगा, इस पर सर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए प्लीज। देखिए, अगर वहां के जो एडवोकेट्स हैं और इसका अपोज कर रहे हैं तो उनका केवल इतना सा लालच है कि आज उनके पास में रजिस्ट्रेशन कम हो रहे हैं और उनको जो फीस आनी चाहिए थी या मंथली इनकम जो आ रही थी वो उनकी कमजोर हो गई है। अदरवाइज किसी भी शहर का या किसी भी स्टेट का या किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए आपको प्लान डेवलपमेंट की तरफ जाना ही होगा और प्लान डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जबकि प्रॉपर कन्वर्जन हो और जो भी मैप अगर आ रहे हैं वो बाईलॉज के हिसाब से पूरे सैंक्शन हो सकता है उससे प्रॉपर्टी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती हो, लेकिन लोगों को सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, लोगों को रहने के लिए जो जगह होनी चाहिए जहां पे प्रॉपर रोड हो, प्रॉपर नालियां हो, पानी की व्यवस्था हो, हवा की व्यवस्था हो, पार्क्स हो, वो सारी फैसिलिटी मिलती हैं। आदमियों को रहना है तो उस लिहाज से आपको सोचना होगा कि वो रहने के हिसाब से जगह अच्छी बने, लेकिन उसके लिए तो ये सारे रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। जो वहां के एडवोकेट्स को समझना चाहिए कि हम अवैध कॉलोनी की तरफ न जाके अगर हम कंप्लीटली प्लान्ड सिटी की तरफ जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। रोड पे ट्रैफिक कम होगा, रोड पे उस लिहाज से रोडें बनेगी, अदरवाइज तो सब बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी। अदरवाइज अब जो अनऑथराइज कॉलोनी रहती है वहां पे कूड़ा पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, रोड प्रॉपर नहीं होती हैं, आपके पास में पार्क्स नहीं होते हैं, बच्चे कहाँ खेलें, वो सब दिक्कतें आती हैं और आप क्यों चाहते हैं गंदगी में बच्चे पले। बिल्कुल सही बात सर, लेकिन क्या ये रोक जो है वो पहले खरीदे गए प्लॉट जो हैं उनके दस्तावेजों, उनके डॉक्यूमेंटेशन को भी यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगी? बेसिकली इम्पैक्ट करना तो नहीं चाहिए क्योंकि जो कोई भी नियम बनता है वो आज से लागू होता है तो जो पुरानी चीजें होती हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन इस उस संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुछ बिल्डर्स या कुछ कॉलोनाइजर्स जो कि कच्ची कॉलोनी का काम करते हैं, जो कि अनऑथराइज कॉलोनी काम करते हैं, उसके एवज में वो बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे कि साबित पुराना है या इस तरह से है, वो बेनिफिट ना वो ले पाए उसका ध्यान सरकार को रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज के बाद अगर नियम बन गया है तो आज तो फिर डेवलपमेंट के बाद ही उसके बाद ही चीजों को निकलना चाहिए। वो राजस्थान सरकार हो चाहे इंडिया की कोई भी स्टेट की हम बात करें, आज क्वालिटी ऑफ लिविंग की हम बात करने लगे हैं क्योंकि अब वो इंडिया के स्टेज आ गई कि क्वालिटी ऑफ लिविंग पे हम बात कर सकें तो क्वालिटी ऑफ लिविंग में सारी चीजें आती हैं कि अच्छी जगह रहे, अच्छा एनवायरमेंट हो, तो ये सब चीजों ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, ये बात होगी मुख्य खबरों की। अब चलते चलते कुछ और खबरों पर भी हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। कौन सी और बाकी खबरें हैं, चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नोएडा अथॉरिटी अब नोएडा स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े डेवलपर्स की रिवाइज यानी कि नई योजना पर जल्द फैसला करे। यानी अगर डेवलपर्स 2 हफ्तों में अपने मास्टर प्लान भेजें तो अथॉरिटी 4 हफ्तों के अंदर उस पर एक्शन ले कार्रवाई करे। इस फैसले के मायने ये हैं कि 2021 में लगे डेवलपमेंट बैन को हटाने का प्रोसेस शुरू हो सकता है और प्रोजेक्ट के निर्माण, भुगतान, कब्जा और ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आदि के काम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपर्स को शर्तों के साथ राहत दी है, जैसे ड्यूज का भुगतान, रिवाइज्ड मास्टर प्लान, टाइमलाइंस और ये सुनिश्चित करना कि स्पोर्ट्स और एमिनिटीज़ की जो मूल योजना है वो पूरी हो। इससे लगभग 40,000 ऐसे होम बायर्स को उम्मीद मिली है जिनके फ्लैट या प्लॉट जो है पिछले कई सालों से अटके हुए हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह फैसला किया है कि जिन बिल्डरों पर अनपेड ड्यूज हैं उन्हें अब पाबंदी और सख्ती का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि अधूरे पड़े ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को वापस चालू किया जा सके। GNIDA ने उन प्रोजेक्ट्स की पहचान की है कि जिनके बिल्डरों ने अभी तक बकाया राशि नहीं चुकाई है। अब इन बिल्डरों को या तो बकाया राशि चुकानी होगी या को डेवलपर लाने की अनुमति नहीं मिलेगी। कई पुराने अटके हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए अब नए डेवलपर्स जैसे कि बिरला एस्टेट्स और फ्लोरल होम्स को डेवलपर बनाने की अनुमति दी गई है, जिससे जो निर्माण है वो फिर से शुरू हो सके। अगर बिल्डर बकाया राशि नहीं चुकाता है तो GNIDA उस प्रोजेक्ट के लिए दी गई छूट और सुविधाओं को एक तरह से वापस ले सकता है, जिसमें ब्याज छूट, किस्तों की भुगतान वगैरह यहाँ पर शामिल है और कानूनी कार्रवाई भी यहाँ पर वो कर सकती है। कुल मिलाकर GNIDA अब बिल्डरों पर दबाव बना रही है ताकि वे अपने बकाया राशि निपटाएं या प्रोजेक्ट पूरा करें। इससे उन लोगों को भी सालों से अपने फ्लैट का इंतजार जो कर रहे हैं, अब आशा है उन्हें कि अटके प्रोजेक्ट जो हैं वो फिर से यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। चलिए,
गुरुग्राम में अब प्रॉपर्टी डेवलपर्स जापानीज खरीदारों की बढ़ती मांग को देखते हुए खास मकानों की योजनाएं बना रहे हैं। उन घरों में जापानी स्टाइल जैसे कि मिनिमलिस्ट डिजाइन, कॉम्पैक्ट फ्लैट्स, 1 BHK स्टूडियो, जापानीज फीचर्स, जापानीज लैंग्वेज में सर्विसेज शामिल हैं जो जापानी पेशेवरों के जीवन और रिहायशी पसंद के अनुरूप होंगी। दरअसल कई जापानी कंपनियां अब गुरुग्राम में काम कर रही हैं, इसलिए वहां रहने वाले जापानीज की संख्या जो है वो बढ़ रही है और डेवलपर्स इस ट्रेंड का जो है वो फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गुरुग्राम रियल एस्टेट बाजार सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि इंटरनेशनल डिमांड के हिसाब से भी बदल रहा है, जिससे प्रॉपर्टी के दाम, फ्लैट के डिज़ाइन और मकानों की जो पसंद है वो दोनों यहाँ पर बदलती हुई दिख रही हैं। उधर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि LDA ने हाल में 7 नए प्रोजेक्ट्स एक तरह से यहाँ पर लॉन्च किए हैं, उनको एक तरह से मंजूरी दे दी है, जिनमें करीब 1100 EWS घर शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट लगभग 385 एकड़ जमीन पर बनाए जाएंगे, खासतौर पर गोमती नगर एक्सटेंशन क्षेत्र के पास। शारदा नगर योजना के तहत EWS घरों को शामिल किया गया है ताकि गरीब एवं लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग सस्ते में अपना घर ले सकें। साथ ही LDA ने कुछ इंक्रोचमेंट फ्री 43 एकड़ जमीन पर ग्रुप हाउसिंग और कमर्शियल प्लॉट्स का भी प्लान बनाया है। पुराने दुकानदारों जिन्हें पहले दुकान नहीं मिली थी उनके लिए भी पुनर्वास और अन्य व्यवस्थाओं की सुविधा तय की गई है। सर, इन खबरों में से किसी विशेष खबर पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? आप जैसे हम बात कर ही रहे थे अभी कि सरकार को सोचना चाहिए कि जो लो इनकम ग्रुप है उनके लिए कैसे मैनेजमेंट किया जाए। आपने देखिए लास्ट खबर में आपने बताया कि जो LDA है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो ऑलरेडी इन सब के लिए फ्लैट्स का प्लान कर रही है और चीजों को लेके आ रही है। तो बस ऐसे ही डायरेक्शन में सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार को समझना पड़ेगा कि बेसिकली जो लोग हैं जिनकी इनकम उतनी स्ट्रांग नहीं है उनको कैसे घर मिले। हर किसी का सपना घर रहने का, अपना घर का होता है, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो। तो जो एक लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए भी सरकार को प्लान तो करना ही पड़ेगा। एक अच्छी जगह जी सर, सरकार की ओर से आपको क्या लग रही है, ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है लोअर इनकम ग्रुप्स को लेकर और मिडिल इनकम ग्रुप्स को लेकर, ऐसे कौन से स्टेप्स है जो सरकार यहाँ पर उठा सकती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है घर खरीदारी के लिए? जैसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है उसके अंदर मिनिमम एक एरिया बनाए जो कि लो इनकम ग्रुप के लिए हो और उसकी जो कॉस्ट है उसको भी रेगुलेट करे सरकार कि भले बिल्डर बना के दे रहा हो उसको, लेकिन बिल्डर इससे चार्ज नहीं कर सकता है। अगर वो पहले से जब अलॉटमेंट कर रहा है बिल्डर को लैंड की, उस टाइम ही कंडीशन देता है तो बिल्डर उस लिहाज से उसकी अपनी प्राइसिंग लगा के उसको काम कर सकता है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे कदम उठाने से फर्क पड़ जाएगा ज्यादा। तो और सरकार अपनी तरफ से भी कुछ स्कीम्स ला सकती है, अपने खुद के फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट ला सकती है कि भाई ये EWS ग्रुप के लिए है और ये हम इतना सस्ता दे रहे हैं। तो ये कदम एक तरह से सरकार यहाँ पर चाहे तो उठा सकती है, जिससे कि जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी के जो हमारे लोग हैं, वो अपने घर के सपने को यहाँ पर एक तरह से साकार कर सकते हैं। सर, एक इंटरेस्टिंग खबर यहाँ पर गुरुग्राम वाली भी थी, मैं उसमें एक टिप्पणी लेना चाहूँगा। जो ये बोल रहे हैं कि अब जापानीज़ जो कल्चर यहाँ पर, मतलब जो जापानीज़ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिहाज से अब यहाँ पर डिज़ाइन किया जाएगा। हालाँकि मैं जानता हूँ कि जापानीज़ के अलावा और भी कई सारे कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर एक तरह से रह रहे हैं। अगर इस ट्रेंड को देखें, क्योंकि पर्टिकुलरली एक देश को सेंट्रिक करते हुए यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, इस पर सर आपकी क्या टिप्पणी है, कैसे इसको आगे देखते हैं आप? आपको ऐसे लेके चलना चाहिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से, ये अब मल्टी कंट्री लोग यहाँ पे, चाहे वो NCR, सारे NCR में, चाहे वो गुरुग्राम हो या नोएडा हो या दिल्ली हो, सब जगह रह रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से आप बनाएं तो बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री बनाएं। ऐसा ना हो कि वो किसी भी रीजन से वो लोग वहां से कंट्री से लोग आने कम हो जाएं और फिर आपका वो प्रोजेक्ट का भरपाई करने का आपको दिक्कत होने शुरू हो जाए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि प्लानिंग ऐसी करें ताकि एक लिमिटेड नंबर में ही इन सब चीजों को लेके आए, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने जापानीज के हिसाब से कुछ बनाया है तो आप मान के चलिए कि दूसरी कंट्री वालों को सूट नहीं करेगा, क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका प्लानिंग डिफरेंट है, उनका लिविंग का तरीका अलग है, उनको अलग टाइप से फ्लैट चाहिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से आप बना रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आपको हल्की सी लिमिटेड इन्वेंट्री में जाना पड़ेगा। ये बिल्डरों को वहां ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वो रैट रेस में आ गए तो उनको नुकसान हो सकता है। तो ये राय निकल कर आती है गुरुग्राम के खासतौर पर जो जापानीज खरीदारों के लिए यहाँ पर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, खासतौर पे जो कॉम्पैक्ट फ्लैट्स हैं 1 BHK 2 BHK, उनकी सुविधाओं का यहाँ पर ध्यान रखते हुए एक तरह से फ्लैट बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर
जो सर ने बताई दी है उसको भी एक थोड़ा सा मद्देनज़र यहाँ पर रखना चाहिए। सर, आज आप एक बार फिर से हमारे शो में शामिल हुए और तमाम खबरों का आपने विश्लेषण किया, हर एक खबर का आपने खास तौर पे बहुत बारीकी से उनको डिस्कस किया। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि सर आगे के शो में भी आप हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू, जरूर। तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये कवरेज जो है वो आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।